डायन या चुड़ैल सच में होती है या नहीं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन उस रात मेरी मुलाकात एक ऐसी डायन से हुई थी जिसकी खूबसूरती बेमिसाल थी। लोग उसे निशाचरी कहते हैं। एक ऐसी चुड़ैल है जो पूर्णिमा की रात में लोगों को खा जाती है और उनके खून से नहाती है। वह इतनी खूबसूरत थी कि पहली नजर में कोई भी उसकी तरफ खींचा चला जाए, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे मौत छिपी थी। शायद मेरी बात सुनकर आप लोग मुझे पागल समझेंगे, लेकिन जो मैंने उस रात अपनी आंखों से देखा वह मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक सच था। आज मैं आपको वही दिल दहला देने वाली आप बीती सुनाने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंकर है। मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं। इस दौरान मैंने न जाने कितने सुनसान रास्ते और घने जंगल पार किए हैं, लेकिन सातपुड़ा के उस जंगल में जो मेरे साथ हुआ उसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। ट्रक चलाना मैंने किसी ड्राइविंग स्कूल से नहीं सीखा। बचपन से ही मैं अपने पिता के साथ लंबी लंबी यात्राओं पर जाया करता था। उन्होंने ही मुझे गाड़ी चलाना सिखाया, पहाड़ी घाटों में ट्रक संभालना सिखाया और यह भी सिखाया कि रात के सुनसान रास्तों पर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। मैं तो जैसे उनका एक खलासी था। पिताजी हमेशा एक बात कहते थे, शंकर, सड़क पर हर खतरा दिखाई नहीं देता। रात के सफर में अपनी आंखों से ज्यादा अपने दिमाग पर भरोसा करना। उस समय मुझे उनकी बात सिर्फ एक पुराने ट्रक ड्राइवर की सीख लगती थी, लेकिन जिस रात मैं पहली बार अकेले सतपुड़ा के जंगल से होकर निकला, उस रात मेरे साथ जो हुआ उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मेरे साथ उस सफर में मेरा हेल्पर नंदू भी था। उसकी उम्र करीब 22-23 साल होगी। नंदू पिछले कई सालों से ट्रकों में हेल्परी कर रहा था। हंसमुख स्वभाव का था और हर मुश्किल में माहौल हल्का कर देता था। मेरे पिता के साथ भी वह कई बार लंबे सफर पर जा चुका था, इसलिए मुझे देखकर उसने कहा, भैया चिंता मत करो, काका ने मुझे सब सिखाया है। हम दोनों मिलकर आराम से यह सफर पूरा कर लेंगे। उसकी यही बात सुनकर मुझे थोड़ा हौसला मिला। मुझे लगा कि पहली लंबी यात्रा में कम से कम कोई ऐसा इंसान तो साथ है जिसे इन रास्तों का अच्छा अनुभव है। पिताजी के जाने के बाद यह मेरी पहली लंबी ट्रिप थी। एक सुबह ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक का फोन आया। उन्होंने कहा, शंकर, एक जरूरी माल महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश पहुंचाना है। अगर हो सके तो यह ट्रिप तुम कर लो। मैंने बिना ज्यादा सोचे हां कर दी। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि काम मना कर सकूं। ट्रक में एक बड़ी कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक सामान और मशीनों के स्पेयर पार्ट्स लदे हुए थे, जिन्हें अगले दिन सुबह तक गोदाम में पहुंचाना था। माल की कीमत लाखों रुपए की थी, इसलिए समय पर डिलीवरी देना बहुत जरूरी था। नंदू ने रास्ते का नक्शा देखा और बोला, भैया, सबसे छोटा रास्ता सतपुड़ा के जंगल से होकर जाता है। रात तक हम जंगल पार कर लेंगे, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और हम दोनों सतपुड़ा की तरफ निकल पड़े। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। मैंने एफएम रेडियो ऑन कर दिया। कुछ देर तक पुराने गाने बजते रहे और मैं भी उनके साथ गुनगुनाने लगा। नंदू ने डैशबोर्ड पर हाथ मारते हुए हंसकर कहा, भैया, अब तो लग रहा है सफर आराम से कट जाएगा। मैं भी मुस्कुरा दिया। हम दोनों रास्ते भर घर परिवार की बातें करते रहे। बीच बीच में चाय की चुस्कियां लेते, कभी अगले ट्रिप की बात करते तो कभी पिताजी की पुरानी यादें साझा करते। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, रेडियो का सिग्नल कमजोर होने लगा। गानों की जगह बीच बीच में सिर्फ खर्रा खर्रा की आवाज आने लगी। मैंने कई बार स्टेशन बदलने की कोशिश की, मगर हर चैनल पर वही शोर सुनाई दे रहा था। कुछ ही देर बाद मोबाइल का नेटवर्क भी पूरी तरह गायब हो गया। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। अब ट्रक के इंजन की आवाज और बाहर जंगल की खामोशी ही हमारे साथी थे। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। ट्रक की हेडलाइटें अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं, लेकिन उनके आगे बस काली खामोशी ही दिखाई दे रही थी। सड़क के दोनों तरफ सतपुड़ा का घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा के साथ ऐसे झूम रहे थे मानो किसी अनजान भाषा में आपस में बातें कर रहे हों। मैंने स्पीड थोड़ी कम कर दी। नंदू भी अब पहले की तरह बातें नहीं कर रहा था। वह बार बार खिड़की से बाहर झांक रहा था, जैसे किसी चीज को महसूस कर रहा हो। अचानक उसने धीमी आवाज में कहा,
भैया, आपने ध्यान दिया, पिछले काफी समय से हमें सामने या पीछे एक भी गाड़ी नहीं मिली। मैंने सड़क पर नजर रखते हुए जवाब दिया। हाँ, शायद रात ज्यादा हो गई है। नंदू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस जेब से अपने गले में पहना हुआ छोटा सा ताबीज निकाला और उसे चूम कर वापस अंदर रख लिया। कुछ किलोमीटर आगे बढ़े ही थे कि अचानक सड़क के किनारे एक पुराना जंग लगा हुआ बोर्ड दिखाई दिया। ट्रक की हेडलाइट उस पर पड़ी तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सावधान, पूर्णिमा की रात, सूर्यास्त के बाद इस जंगल में रुकना या अकेले घूमना खतरनाक हो सकता है। बोर्ड का आधा हिस्सा टूटा हुआ था और नीचे लाल रंग से किसी ने सिर्फ एक शब्द लिखा था, निशाचरी। मेरे हाथ अनायास ही स्टीयरिंग पर कस गए। नंदू ने बोर्ड को देखते ही गहरी सांस ली और बोला, भैया, बचपन से इस नाम की कहानी सुनता आया हूं। लोग कहते हैं यह सिर्फ अफवाह नहीं है। मैंने उसकी बात हंसकर टालने की कोशिश की। अरे छोड़ भी, जंगल में लोगों को कुछ भी दिखाई दे जाता है। नंदू मेरी तरफ देखने लगा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह धीमे से बोला, काका, हमेशा इस रास्ते से निकलते समय एक बात जरूर कहते थे। मैंने हैरानी से पूछा, क्या? उसने खिड़की के बाहर घने अंधेरे की तरफ देखते हुए कहा, अगर कभी रात के जंगल में पायल की आवाज सुनाई दे तो चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रक मत रोकना। उसकी ये बात सुनते ही मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई और ठीक उसी पल ट्रक के बाहर घने जंगल के भीतर से छन 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 पायल की बहुत हल्की लेकिन बिल्कुल साफ आवाज सुनाई दी। मैं और नंदू एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि उस सुनसान जंगल में हमारे अलावा वहां कोई था ही नहीं। पायल की वह आवाज सुनने के बाद कुछ देर तक हम दोनों बिल्कुल खामोश बैठे रहे। मैं खुद को समझा रहा था कि शायद यह किसी जानवर की वजह से हुई होगी या फिर हवा में हिलती टहनियों का भ्रम होगा, लेकिन नंदू के चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। करीब 10-15 मिनट आगे बढ़ने के बाद अचानक दूर अंधेरे में एक टिमटिमाती हुई पीली रोशनी दिखाई दी। घने जंगल के बीच वह रोशनी किसी उम्मीद की तरह लग रही थी। नंदू ने राहत की सांस लेते हुए कहा, भैया, लगता है आगे कोई ढाबा है। जैसे जैसे हम पास पहुंचे वह रोशनी साफ दिखाई देने लगी। सड़क किनारे टीन की छत वाला एक छोटा सा पुराना ढाबा था। बाहर 2-3 ट्रक खड़े थे और लकड़ी की भट्टी पर चाय छड़ी हुई थी। नंदू बोला, भैया, शायद यही इस पूरे रास्ते का पहला और आखिरी ढाबा है। इसके बाद कई किलोमीटर तक न कोई दुकान मिलेगी न कोई इंसान। मैंने भी सोचा कि पेट भरकर खाना खा लिया जाए और थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। आगे का रास्ता लंबा भी था और जंगल पहले से ज्यादा सुनसान होता जा रहा था। मैंने ट्रक धीरे धीरे ढाबे के सामने रोक दिया। जैसे ही इंजन बंद हुआ, चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया कि दूर जंगल में झींगुरों की आवाज तक साफ सुनाई देने लगी। हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे, लेकिन न जाने क्यों ढाबे की दहलीज पर पैर रखते ही मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ढाबा जितना छोटा था उतना ही रहस्यमय भी लग रहा था। इतनी सुनसान सड़क और घने जंगल के बीच किसी ढाबे का होना अपने आप में अजीब था। चारों तरफ सिर्फ जंगल था, लेकिन उस ढाबे के बाहर 2-3 ट्रक खड़े थे। कुछ आदमी लकड़ी की बेंच पर बैठे बीड़ी और सिगरेट पी रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि उन सब की निगाहें लगातार हम दोनों पर ही टिकी हुई थीं। उनमें से कोई कुछ बोल नहीं रहा था, बस बिना पलक झपकाए हमें घूरे जा रहा था। यह देखकर नंदू धीरे धीरे मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज कांप रही थी, भैया, पता नहीं क्यों, लेकिन यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने खुद को संभालते हुए ढाबे के मालिक से कहा, भैया, 2 चाय और खाना मिल जाएगा? ढाबे वाले ने हमारी तरफ गहरी नजर से देखा। उसने बिना कुछ बोले हाथ के इशारे से हमें बैठने को कहा। हम एक कोने की मेज पर जाकर बैठ गए, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे होश उड़ा दिए। मैंने एक पल के लिए नजर घुमाई और जब दोबारा बाहर देखा तो सड़क किनारे खड़े सारे ट्रक गायब थे। मैंने तुरंत उन आदमियों की तरफ देखा। वहां भी अब कोई नहीं था। कुछ सेकंड पहले जो लोग बीड़ी पीते हुए बैठे थे, वे मानो हवा में विलीन हो चुके थे। बाहर फिर वही घना सन्नाटा था। न कोई ट्रक, न कोई इंसान,
सिर्फ जंगल और ठंडी हवा। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, हाथ कांपने लगे। नंदू का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। मैंने घबराकर ढाबे वाले से पूछा, भैया, अभी यहां जो लोग बैठे थे और उनके ट्रक, वो सब कहां चले गए? ढाबे वाला कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, तुम लोग पहली बार इस रास्ते से जा रहे हो, इसलिए घबरा गए हो। वह थोड़ा और पास आया और फुसफुसाते हुए बोला, हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात यहां कुछ ऐसे मुसाफिर आते हैं जो इस सड़क पर सालों पहले हादसों में मारे गए थे, या फिर जंगल में ऐसे लापता हुए कि आज तक उनका कोई पता नहीं चला। मेरे और नंदू के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। ढाबे वाला आगे बोला, जब यह ढाबा मेरे मालिक चलाते थे तब मैं भी तुम्हारी तरह बहुत डरता था, लेकिन अब इन चीजों की आदत हो गई है। वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बस आते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं और फिर बिना आवाज के चले जाते हैं। इतना कहकर उसने अपनी जेब से कुछ पुराने नोट निकाले और हमारी तरफ बढ़ा दिए। ये देखो, ये पैसे वही लोग देकर जाते हैं। मैंने कांपते हाथों से नोट उठाए। उन्हें देखते ही मेरी सांस अटक गई। वे सभी नोट कई दशक पुराने थे, इतने पुराने कि अब भारत में उनका चलन ही बंद हो चुका था। मैंने और नंदू ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब हमें समझ आ चुका था, हम जिन लोगों को अभी तक जिंदा मुसाफिर समझ रहे थे, शायद वे इस दुनिया के थे ही नहीं। ढाबे वाले की बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। नंदू की हालत भी मुझसे अलग नहीं थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और वह बार बार जंगल की तरफ घबराई हुई नजरों से देख रहा था। ढाबे वाले ने हमारी हालत देखकर गंभीर आवाज में कहा, बेटा, अगर मेरी बात मानो तो आज इतनी रात को यहां से आगे मत जाना। मैंने घबराकर पूछा, क्यों? आगे ऐसा क्या है? वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैंने अपनी जिंदगी में न जाने कितने ट्रक ड्राइवरों और मुसाफिरों से एक ही बात सुनी है। अमावस्या और पूर्णिमा की रात जो लोग सतपुड़ा के इस जंगल को पार करने की जिद करते हैं, उनमें से कई कभी जिंदा वापस नहीं लौटते। उसकी आवाज और धीमी हो गई। कुछ लोगों की लाशें कई दिनों बाद जंगल के अंदर ऐसी हालत में मिलती हैं कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाता है, और जो बचकर लौटते हैं वे पहले जैसे नहीं रहते। उनकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर बस जाता है। कई तो उस रात के बारे में कभी कुछ बोलते ही नहीं। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। ढाबे वाले ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, मेरी बात मानो बेटा, आज की रात यहीं रुक जाओ। रात के 3 बजे के बाद निकल जाना। उसके बाद यह जंगल पहले जैसा हो जाता है। उसने ट्रक की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ, अपने ट्रक में जाकर आराम करो। मैंने आज तक न जाने कितने ट्रक ड्राइवरों की जान सिर्फ उन्हें रोककर बचाई है। अगर तुम्हें अपनी और अपने साथी की जान प्यारी है तो आज रात इस जंगल को पार करने की भूल मत करना। ढाबे वाले की आंखों में डर नहीं बल्कि बरसों का अनुभव दिखाई दे रहा था। मैं और नंदू बिना कुछ बोले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब फैसला हमें करना था। ढाबे वाले की बात मानकर सुबह तक इंतजार करें या लाखों रुपए का माल समय पर पहुंचाने के लिए उसी खौफनाक जंगल में आगे बढ़ जाए। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि ढाबे वाले की बात मानकर आज की रात यहीं रुक जाऊं। मैंने नंदू की तरफ देखा। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह भी आगे जाने के पक्ष में नहीं था। लेकिन अगले ही पल मेरी नजर ट्रक पर लदे लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान पर पड़ी। मेरा दिमाग बार बार यही कह रहा था, अगर सुबह तक माल नहीं पहुंचा तो कंपनी का भारी नुकसान होगा, कहीं नौकरी भी हाथ से न चली जाए। इसी बीच मेरे मन में एक और ख्याल आया, कहीं ये ढाबे वाले की कोई चाल तो नहीं। मैंने चारों तरफ गौर से देखना शुरू किया। ढाबा देखने में भी कुछ अजीब लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसे अभी कुछ ही समय पहले बनाया गया हो। आसपास कोई दूसरी दुकान नहीं, कोई बस्ती नहीं, सिर्फ यही एक अकेला ढाबा। मेरे मन में शक और गहरा हो गया। मैंने सोचा, क्या पता ये लोग जानबूझकर ट्रक ड्राइवरों को डराते हों, रात भर रुकवाते हों, फिर मौका देखकर उन्हें लूट लेते हों।
बाद में अगर कोई गायब हो जाए तो सारा इल्जाम इस जंगल की भूत प्रेत वाली कहानियों पर डाल दिया जाता हो। मैंने अपनी यह बात धीरे से नंदू को बताई। वह कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, भैया, आपकी बात भी गलत नहीं है। आजकल भूतों से ज्यादा डर तो इंसानों से ही लगता है। उसकी बात सुनकर मेरा शक और बढ़ गया। मैंने तुरंत फैसला लिया। ढाबे वाले को पैसे दिए, बिना कुछ और बोले ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकलने लगा। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, मैंने रियर व्यू मिरर में एक आखिरी बार उस ढाबे की तरफ देखा, और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए और अचानक मेरी नजर रियर व्यू मिरर पर पड़ गई। जो मैंने वहां देखा उसे मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। कुछ ही पल पहले जो ढाबा लगभग खाली दिखाई दे रहा था, वहां फिर से वही पुराने ट्रक खड़े थे। वही मुसाफिर फिर से बेंचों पर बैठे हुए थे। कोई बीड़ी पी रहा था, कोई चाय की चुस्कियां ले रहा था, लेकिन इस बार वे मुझे सीधे घूर रहे थे। मैंने दोबारा शीशे में ध्यान से देखा तो मेरी रूह कांप उठी। मिरर में उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। किसी का आधा चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था, किसी के माथे से खून बहता दिखाई दे रहा था, किसी की गर्दन टेढ़ी लटक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भयानक सड़क हादसे में मारे गए हों। मैंने तुरंत पलटकर उन्हें सीधे देखने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि सामने देखने पर वे बिल्कुल सामान्य इंसान दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही मेरी नजर फिर से मिरर पर जाती, उनके चेहरे फिर उसी डरावने रूप में बदल जाते। मेरी सांसें तेज हो गईं, हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। मैंने यह बात नंदू को नहीं बताई। मैं जानता था अगर उसने भी यह दृश्य देख लिया तो शायद डर के मारे वहीं बेहोश हो जाएगा। उधर ढाबे वाला बिल्कुल शांत था। वह ऐसे उन मुसाफिरों को चाय परोस रहा था जैसे उसके लिए यह सब रोज की बात हो। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक को आगे बढ़ाने ही वाला था कि अचानक ढाबे वाला न जाने कहां से मेरे ट्रक के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिए। ट्रक उसके कुछ ही इंच पहले रुक गया। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी सीने से बाहर निकल आएगा। मैंने खिड़की खोलकर गुस्से और डर में कहा, अरे बाबा, डरा डरा कर मारना चाहते हो क्या? ढाबे वाले ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मेरी आंखों में देखता रहा। फिर बहुत गंभीर आवाज में बोला, बेटा, लगता है तुमने यहां से जाने का फैसला कर लिया है। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन जाते जाते मेरी एक बात हमेशा याद रखना। मैं चुपचाप उसकी तरफ देखने लगा। उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, आगे जंगल में अगर तुम्हें कोई अनजान आदमी दिखाई दे या सफेद कपड़ों में कोई औरत रास्ते के बीच खड़ी मिले, चाहे वह कितनी भी बेबस लगे, चाहे वह हाथ जोड़कर मदद की भीख मांगे, अपना ट्रक बिल्कुल मत रोकना। उसने मेरी तरफ उंगली उठाकर फिर कहा, याद रखना, किसी भी कीमत पर गाड़ी मत रोकना। उसकी आंखों में इस बार एक अजीब सा डर था। वह धीरे से बोला, क्योंकि इस जंगल में हर मदद मांगने वाला इंसान इंसान नहीं होता। मैं सहम कर ढाबे वाले की बात पर बस चुपचाप सिर हिला दिया। बिना कुछ बोले मैंने ट्रक फिर से स्टार्ट किया। इंजन की तेज आवाज के साथ ट्रक धीरे धीरे उस रहस्यमयी ढाबे से दूर होने लगा। मेरे दिल में बार बार यही पछतावा हो रहा था कि शायद मुझे उसकी बात मानकर वहीं रुक जाना चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ मेरा दिमाग मुझे समझा रहा था कि यह सब अंधविश्वास है। मैं अब यह नहीं सोचना चाहता था कि मेरा फैसला सही था या गलत। बस किसी तरह सुबह होने से पहले ये जंगल पार करना चाहता था। ढाबा पीछे छूट चुका था। अब चारों तरफ सिर्फ सतपुड़ा का घना जंगल था। चांदनी पेड़ों की टहनियों से छनकर सड़क पर पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई सफेद परछाई हमारे साथ साथ चल रही हो। अचानक ट्रक के एफएम रेडियो से अपने आप खर्र खर्र की आवाज आने लगी। मैंने रेडियो का सिग्नल फिर से चेक किया, पर कोई चैनल चल नहीं रहा था। अब हम दोनों ने तय कर लिया कि अब बिना रुके सीधे जंगल पार करेंगे। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। ट्रक की हेडलाइटें ही हमारे आगे का रास्ता दिखा रही थीं। करीब 20 मिनट तक सब कुछ सामान्य रहा। फिर अचानक छन 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 बहुत हल्की पायल की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने एक पल के लिए सोचा कि शायद यह मेरा वहम है।
हो सकता है इंजन या रेडियो से कोई अजीब आवाज आ रही हो। मैंने एफएम रेडियो की तरफ देखा। वह तो पहले से ही बंद था। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक चलाता रहा। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही पायल पहले से ज्यादा साफ सुनाई दी। छन छन छन। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक के बिल्कुल साथ साथ चल रहा हो। मैंने घबरा कर दोनों तरफ की खिड़कियों से बाहर देखा। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। इतने में पायल की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई और उसकी जगह किसी औरत के बहुत धीमे गुनगुनाने की आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज इतनी मीठी और सुकून देने वाली थी कि कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लोरी सुना रही हो। मैंने खुद को समझाया, नहीं, यह सब मेरा भ्रम है। लेकिन तभी एक बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका अचानक ट्रक के केबिन के अंदर से गुजरा। हम दोनों की खिड़कियां बंद थीं, फिर भी वह हवा सीधे मेरे चेहरे से टकराई। उसी के साथ पूरे केबिन में मोगरे के फूलों की तेज लेकिन मनमोहक खुशबू फैल गई। इतनी गहरी खुशबू कि पूरा ट्रक उसी महक से भर गया। मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। न जाने क्यों उस खुशबू और उस मीठी गुनगुनाहट में मेरा मन कुछ पल के लिए खो सा गया। मेरी आंखें भारी होने लगीं, स्टीयरिंग पर मेरी पकड़ ढीली पड़ गई और ट्रक धीरे धीरे अपनी लेन छोड़कर दूसरी तरफ जाने लगा। तभी, भैया संभालो, ट्रक संभालो, भैया! नंदू की जोरदार चीख पूरे केबिन में गूंज उठी। मैं एकदम चौंक गया। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग अपनी तरफ मोड़ा। ट्रक तेजी से हिचकोले खाता हुआ किसी तरह सड़क पर वापस आ गया। मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे अभी दिल बाहर निकल आएगा। मैंने कांपते हाथों से स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ केबिन में मोगरे की खुशबू अभी भी मौजूद थी और वह धीमी गुनगुनाहट अब बिल्कुल मेरे पीछे वाली सीट के पास से आ रही थी। नंदू ने घबराकर मेरी तरफ देखा और तेज आवाज में बोला, क्या कर रहे हो भैया? अभी अभी आप ट्रक, अपनी जान और मेरी जान तीनों को खतरे में डाल चुके थे। अगर ट्रक पलट जाता तो मालिक को हम क्या जवाब देते? लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो जाता। हमें किसी भी हालत में इस ट्रक और इस माल को सही सलामत इस जंगल से बाहर निकालना है। याद है ना ढाबे वाले की चेतावनी? उसकी बात सुनते ही ऐसा लगा जैसे मेरा कोई नशा उतर गया हो। मेरी आंखें पूरी तरह खुल गईं। मैंने गहरी सांस ली और स्टीयरिंग को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। अब मुझे सिर्फ एक ही बात याद थी, इस ट्रक में रखा लाखों का सामान और नंदू की जिम्मेदारी सिर्फ मेरे कंधों पर थी। मैंने ट्रक की रफ्तार संभाली और बिना इधर उधर देखे आगे बढ़ने लगा। लेकिन मुश्किलें अभी शुरू ही हुई थीं। कुछ ही दूर पहुंचे थे कि अचानक मेरे कानों में एक बहुत धीमी आवाज पड़ी, भाई गाड़ी रोको प्लीज, मुझे ट्रक से उतरना है। मैं चौंक गया। आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई हमारे पीछे बैठा हो। मैंने अनायास ही एक्सीलेटर से पैर हल्का कर दिया। कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर आई, भाई ट्रक रोक दो ना, मुझे यहीं उतरना है। इस बार मैं पूरी तरह घबरा गया। मैंने तुरंत नंदू की तरफ देखा। वह तो आराम से मोबाइल पर गेम खेलने में व्यस्त था। उसके चेहरे पर किसी डर का नामो निशान नहीं था। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, नंदू, तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? उसने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, नहीं भैया। कैसी आवाज? आप बस सड़क पर ध्यान रखिए। मैं कुछ नहीं बोला। मैंने ट्रक की रफ्तार फिर बढ़ा दी, लेकिन अगले ही पल धप धप धप, ट्रक के पीछे जहां लाखों रुपए का सामान रखा था, किसी के जोर जोर से चलने या दरवाजा पीटने जैसी आवाज आने लगी। इस बार नंदू ने भी मोबाइल नीचे रख दिया। उसने घबराकर मेरी तरफ देखा। भैया, आपने सुना ट्रक के पीछे कोई है क्या? मैंने सूखे गले से जवाब दिया, मुझे तो काफी देर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। अब तुम्हें भी सुनाई देने लगी? नंदू के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह बोला, अब क्या करें? ट्रक रोक कर देख लें या चलते रहें? हम दोनों कुछ सोच ही रहे थे कि तभी पहले से कहीं ज्यादा तेज आवाज पूरे ट्रक में गूंज उठी, भाई मुझे यहां से उतरना है, ट्रक रोको, अभी रोको। उस आवाज में इस बार बेचैनी थी, विनती थी और एक अजीब सी हड़बड़ाहट भी। पता नहीं क्यों
मेरे पैर अपने आप ब्रेक की तरफ बढ़ गए। तेज ब्रेक लगते ही पूरा ट्रक झटके के साथ सड़क के बीचों बीच रुक गया। नंदू मेरी तरफ घूरते हुए लगभग चिल्ला पड़ा, भैया, ये आपने क्या किया? उसकी आवाज कांप रही थी। आपने ट्रक क्यों रोक दिया? ढाबे वाले की चेतावनी भूल गए क्या? उसने साफ कहा था, किसी भी हालत में गाड़ी मत रोकना, चाहे कोई कितनी भी मदद मांगे। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि मैंने ब्रेक तो लगा दिए थे, लेकिन अब ट्रक के पीछे से किसी के धीरे धीरे नीचे उतरने की आवाज आने लगी। छन छन छन, और फिर अचानक, शुक्रिया भाई, लिफ्ट देने के लिए। उसकी आवाज सुनते ही मेरी सांस जैसे रुक गई। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने तुम्हें लिफ्ट कब दी? हमने तो कहीं ट्रक रोका ही नहीं था। मेरी बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। नंदू धीरे से मेरे कान के पास आया और फुसफुसाया, भैया, अगर हमने ट्रक रोका ही नहीं तो फिर ये ट्रक में बैठी कैसे? उसकी बात सुनकर मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। हम दोनों केबिन में बैठे बैठे उस अजनबी औरत को टकटकी लगाए देख रहे थे। अरे वो शायद ट्रक के ऊपर से आई है, उसके पैर देखो। उसके पैर हवा में लटक रहे थे नंदू, कि तो चीख निकलने वाली थी। मैंने उसके मुंह पर हाथ रखकर रोक दिया और उसके तरफ देखे जा रहे थे। वह बिना पीछे मुड़े धीरे धीरे सड़क पार करने लगी। उसके कदम बेहद शांत थे, मानो जमीन भी उसकी आहट सुनने से डर रही हो। उसी समय पूर्णिमा का चांद बादलों से पूरी तरह बाहर निकल आया। दूधिया चांदनी पूरे जंगल में फैल गई और उसकी रोशनी उस औरत पर पड़ने लगी। जैसे ही उसने जंगल की तरफ बढ़ते हुए अपना चेहरा हमारी ओर घुमाया, मैं और नंदू कुछ पल के लिए उसे देखते ही रह गए। उसका चेहरा इतना अनुपम था कि एक पल को डर भी जैसे ठहर गया। गोरा, चमकता हुआ चेहरा, बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें, लंबे रेशमी काले बाल जो कमर तक लहरा रहे थे, और पूर्णिमा की चांदनी में उसकी सफेद पोशाक हल्की हल्की चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी चित्रकार ने वर्षों की मेहनत से कोई जीवित तस्वीर बना दी हो। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आकर्षण था, इतना मोहक कि नजरें हटाना मुश्किल हो जाए। पहली नजर में वह किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसी सुंदर दिखाई दे रही थी, लेकिन न जाने क्यों उसकी उस अलौकिक सुंदरता के पीछे एक ऐसी खामोशी छिपी थी जो दिल में अनजाना डर पैदा कर रही थी। उसने हमारी तरफ देखकर बहुत हल्की सी मुस्कान दी। उस मुस्कान में अपनापन भी था और एक ऐसा रहस्य भी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत मुझे ट्रक से नीचे उतरकर उसके पीछे पीछे जंगल में जाने के लिए खींच रही हो। मेरे हाथ अपने आप दरवाजे की कुंडी की तरफ बढ़ने लगे। तभी नंदू ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। भैया, होश में आइए। उसकी आवाज सुनते ही मैं जैसे किसी गहरी निद्रा से बाहर आया। मैंने घबराकर फिर उस औरत की तरफ देखा। वह अब भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे अजीब होती जा रही थी और घने जंगल की तरफ बढ़ते हुए उसने एक बार फिर पलटकर हमें देखा, मानो वह चाहती हो कि हम दोनों उसके पीछे उस अंधेरे जंगल में चले आए। मैं लगभग उसके मुंह में पड़कर ट्रक से नीचे उतर ही गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी अपनी इच्छा ही खत्म हो गई हो। मुझे न ट्रक याद था, न लाखों रुपए का सामान, न यह कि मैं कहां जा रहा हूं। बस उसकी मुस्कान, उसकी आंखें और उसका इशारा मुझे अपनी तरफ खींचे जा रहा था। तभी नंदू ने मेरे कंधे को जोर से झकझोर दिया। भैया, होश में आइए, जल्दी ट्रक स्टार्ट कीजिए। मैं एक पल के लिए होश में आया और कांपते हाथों से चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक जैसे जिद पर अड़ गया था। इंजन बस घर्रा घर्रा की आवाज करता, मगर स्टार्ट नहीं होता। अनजाने में मेरी नजर फिर जंगल की तरफ चली गई। वह औरत अब भी वहीं खड़ी थी। उसने धीरे से अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा मोहक हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बिना कुछ बोले मुझसे कह रही हो, आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूं। मैं फिर से उसकी तरफ खींचने लगा। मेरी उंगलियां ट्रक का दरवाजा खोलने लगी। तभी नंदू ने अपने गले में पहना हुआ ताबीज कसकर पकड़ लिया। वह आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाने लगा और दूसरे हाथ से मेरा कंधा जोर जोर से हिलाने लगा। भैया,
उसकी तरफ मत देखिए, मेरी तरफ देखिए, होश में आइए। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दिया हो। उसी क्षण ट्रक का इंजन एक जोरदार आवाज के साथ स्टार्ट हो गया। मैंने बिना एक पल गंवाए बिना एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा और कुछ ही सेकंड में वह रहस्यमयी औरत पीछे छूट गई। जैसे जैसे हम उससे दूर होते गए, वैसे वैसे मेरे दिमाग पर छाया उसका असर भी खत्म होने लगा। मैंने गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे मैं किसी गहरी नींद से अभी अभी जागा हूं। नंदू ने घबराई हुई आवाज में कहा, भैया प्लीज सड़क पर ध्यान रखिए, अभी हम पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। मैंने स्टीयरिंग मजबूती से पकड़ लिया। अब मेरा पूरा होश वापस आ चुका था। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने नंदू से पूछा, एक बात बता, उसका जादू सिर्फ मुझ पर ही क्यों चल रहा था? तुम पर इसका असर क्यों नहीं हुआ? नंदू हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपने गले में पड़ा पुराना ताबीज बाहर निकाला। भैया, ये ताबीज मुझे एक बाबा ने दिया था। काका यानी आपके पिताजी ने ही मुझे उनके पास भेजा था। उन्होंने कहा था कि जंगलों के लंबे सफर में इसे कभी गले से मत उतारना। बाबा कहते थे कि यह ताबीज मुझे किसी भी बुरी माया या सम्मोहन से बचाए रखेगा। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अभी मैं आपको बार बार झकझोर रहा था। शायद उसी की वजह से आप भी उसके वश में पूरी तरह नहीं गए, नहीं तो अब तक आप जंगल के अंदर उसके पीछे चले गए होते और आपका काम तमाम हो गया होता। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में फिर एक बार ठंडक दौड़ गई। मैं मन ही मन अपने पिता को याद करने लगा। शायद उन्हें पहले से ही इन रास्तों के खतरों का अंदाजा था। हम अभी कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़े होंगे कि अचानक हेडलाइट की रोशनी में एक आदमी सड़क के बीचों बीच भागता हुआ दिखाई दिया। वो बार बार हाथ हिलाकर ट्रक रोकने का इशारा कर रहा था। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिए। ट्रक उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। वह आदमी हाँफ रहा था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और उसके हाथ से लगातार खून बह रहा था। लेकिन ढाबे वाले की चेतावनी याद आते ही मैं और नंदू दोनों एक पल के लिए सन्न रह गए। कहीं यह भी कोई छलावा तो नहीं। मैंने एक्सीलेटर दबाकर आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी वह आदमी चलती गाड़ी के दरवाजे से लटक गया। वह रोते हुए बस एक ही बात कह रहा था, मुझे छोड़कर मत जाओ, जल्दी जल्दी यहां से निकालो, वो पीछे आ रही है। नंदू ने तुरंत रियर व्यू मिरर में उसका चेहरा देखा। फिर उसने अपने ताबीज को हाथ में लेकर उसकी तरफ बढ़ाया। कुछ पल तक वह ध्यान से उसे देखता रहा, फिर बोला, भैया यह कोई छलावा नहीं है, यह सचमुच इंसान है। उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और पूरी ताकत लगाकर उसे चलती गाड़ी में ऊपर खींच लिया। वह आदमी अंदर गिरते ही कांपने लगा। उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थीं। वह बार बार पीछे की खिड़की से जंगल की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसा मैंने आज तक किसी इंसान की आंखों में नहीं देखा था। वह हकलाते हुए बोला, जल्दी गाड़ी तेज चलाओ, वह हमारे पीछे आ रही है। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो सुबह तक हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मैंने तुरंत ट्रक सड़क के किनारे संभाल कर चलाया। नंदू ने अपनी पानी की बोतल उस आदमी की तरफ बढ़ाई। वह कांपते हाथों से बोतल पकड़कर एक ही सांस में आधा पानी पी गया। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं, लेकिन उसके चेहरे पर फैला डर अभी भी साफ दिखाई दे रहा था। मैंने धीमी आवाज में पूछा, भाई आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तुम इस हालत में इस जंगल के बीच क्या कर रहे थे? उसने कुछ पल तक खिड़की से बाहर घने अंधेरे को देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, तुम लोग शायद पहली बार सतपुड़ा के जंगल से होकर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें इसकी असली सच्चाई नहीं पता। उसकी आवाज भारी हो गई। सातपुड़ा 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक विशाल जंगल, भारत के सबसे पुराने और सबसे घने जंगलों में से एक। इसका इलाका कई राज्यों तक फैला हुआ है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़। जहां तक नजर जाती है वहां सिर्फ पहाड़, घाटियां और घना जंगल दिखाई देता है। वह कुछ क्षण रुका, फिर बोला, इन पहाड़ियों में धूपगढ़ सबसे ऊंची छोटी मानी जाती है। उसके आसपास ऐसी गहरी खाइयां हैं कि अगर कोई एक बार उनमें गिर जाए या रास्ता भटक जाए तो उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है।
उसने कांपते हुए हाथों से जंगल की तरफ इशारा किया। सालों से यहां हादसे होते आए हैं। कई लोग लापता हुए, कुछ की लाशें कई दिनों बाद मिली और कुछ ऐसे भी थे जिनका आज तक कोई पता नहीं चला। मैं और नंदू बिना एक शब्द बोले उसकी बात सुनते रहे। वह आगे बोला, इस जंगल के बारे में बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती हैं। कोई कहता है कि यहाँ आदमखोर जंगली जानवर हैं। कोई कहता है कि जंगल की गहराइयों में ऐसे अलग थलग रहने वाले कबीले हैं जिनसे लोग डरते हैं। और कुछ लोग दावा करते हैं कि रात के समय उन्हें ऐसी चीजें दिखाई दी जिनका कोई जवाब उनके पास नहीं था। उसने एक लंबी सांस ली। लेकिन इन सब कहानियों में सबसे ज्यादा जिस नाम का जिक्र होता है, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, वह है निशाचरी। केबिन के अंदर अचानक फिर वही मोगरे की हल्की सी खुशबू फैलने लगी। हम तीनों एक साथ चुप हो गए। उस आदमी ने कांपती आवाज में आगे कहना शुरू किया, लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात वह जंगल में भटकती है। जो भी उसके सम्मोहन में फंस जाता है वह अपने होश खो बैठता है। उसे लगता है कि वह किसी अपने के पीछे जा रहा है, लेकिन असल में वह जंगल की उन गहरी खाइयों की तरफ बढ़ रहा होता है जहां से लौटकर बहुत कम लोग वापस आते हैं। उस आदमी ने एक और घूंट पानी पिया। उसकी सांसें अब कुछ सामान्य हो चुकी थीं, लेकिन आंखों में वही डर अब भी साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, मैं यहीं के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। उस दिन मैं अपनी गायों को चराकर जंगल के रास्ते घर लौट रहा था। शाम ढलने लगी थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी उन्हें हाँक रहा था। तभी अचानक मेरी सारी गायें बिना किसी वजह के बुरी तरह घबरा गईं। वे अलग अलग दिशाओं में भागने लगी। मैं उन्हें ढूंढने में इतना उलझ गया कि मुझे समय का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। जब आखिरी गाय भी नजर से ओझल हो गई, तब मुझे एहसास हुआ कि रात हो चुकी है। चारों तरफ घना अंधेरा था और तभी पहली बार मुझे छन छन करती पायल की आवाज सुनाई दी। उसके साथ किसी औरत के बहुत धीमे गुनगुनाने की आवाज भी हवा में तैर रही थी। उसने कांपते हुए होंठों से कहा, न जाने क्यों मेरे पैर अपने आप उसी आवाज की तरफ बढ़ने लगे। उसकी आंखें शून्य में टिक गईं, मानो वह फिर उसी रात में लौट गया हो। वह शरद पूर्णिमा की रात थी। पूरा सतपुड़ा जंगल चांदनी में नहाया हुआ था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच सफेद रोशनी फैल रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज, कहीं झींगुरों की झंकार, तो कहीं जंगली जानवरों की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। रात में शिकार करने वाले जीव पूरे जंगल में सक्रिय थे, लेकिन उन सब आवाजों के बीच एक और आवाज थी जो बाकी सब पर भारी पड़ रही थी। वह थी किसी के तेज तेज भागने की आवाज। मैंने झाड़ियों के पीछे से देखा। लगभग 6 फुट लंबा, मजबूत शरीर वाला एक आदमी पूरी ताकत से जंगल में भाग रहा था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। पेट पर गहरे पंजों जैसे जख्म थे जिनसे लगातार खून बह रहा था। वह दर्द से कराह रहा था, लेकिन रुक नहीं रहा था। बार बार पीछे मुड़कर देखता, फिर और तेज भागने लगता। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसा मैंने किसी इंसान के चेहरे पर पहले कभी नहीं देखा था। कुछ दूर भागने के बाद उसका पैर एक चट्टान से टकराया और वह जोर से गिर पड़ा। जख्म पर चोट लगते ही उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। तभी एक बेहद मधुर, धीमी और सम्मोहित कर देने वाली स्त्री आवाज जंगल में गूंजी, जानू, तकलीफ हो रही है। मैंने उधर देखा। सामने एक बहुत ही सुंदर युवती खड़ी थी। पूर्णिमा की चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। लंबे काले बाल कमर से भी नीचे तक लहरा रहे थे। बड़ी बड़ी नीली आंखें, चेहरे पर हल्की मुस्कान और ऐसी सुंदरता कि पहली नजर में कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाए। वह बहुत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जो आदमी अभी तक मौत से भाग रहा था उसे देखकर और भी ज्यादा डर गया। वह जमीन पर घिसटते हुए पीछे हटने लगा। वह युवती मुस्कुराकर बोली, डर क्यों रहे हो? अभी तो तुम मेरे पीछे पीछे चले आ रहे थे, अब क्या हुआ? इतना कहते ही उसकी मुस्कान बदलने लगी। चेहरे की चमक गायब हो गई। त्वचा का रंग धीरे धीरे काले धुएं जैसा होने लगा। उसकी आंखों की चमक भयावह हो गई। उंगलियों के नाखून अस्वाभाविक रूप से लंबे दिखाई देने लगे। जमीन पर पड़ा वह आदमी पूरी ताकत से चीखने लगा,
अगले ही पल जंगल में जानवरों की बेचैन आवाजें गूंज उठीं। कुछ क्षणों तक सिर्फ उसकी चीखें सुनाई देती रहीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। पूरा जंगल फिर से खामोश हो गया। उस सन्नाटे को सिर्फ एक आवाज चीर रही थी, एक लंबी रहस्यमयी हंसी। उस आदमी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, उस रात के बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। ऐसा लगता है जैसे मेरी पूरी याददाश्त उसी जंगल में कहीं खो गई थी। उसने कांपते हुए अपने जख्मों की तरफ देखा। जब मेरी आंख खुली तब मैं उसी जंगल के बीच बेहोश पड़ा था। मेरे चारों तरफ सन्नाटा था। न वह औरत थी, न मेरी गायें, न किसी इंसान का कोई निशान। मुझे नहीं पता मैं वहां कितने दिन तक बेहोश पड़ा रहा। जब होश आया तो मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। किसी तरह उठकर मैं जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। मैं घंटों तक भटकता रहा। कभी एक पहाड़ी पर चढ़ता, कभी किसी खाई के किनारे पहुंच जाता। कई बार लगा कि अब मैं जिंदा बाहर नहीं निकल पाऊंगा। उसने हमारी तरफ देखते हुए कहा। फिर अचानक दूर सड़क पर तुम्हारे ट्रक की हेडलाइट दिखाई दी। उस रोशनी को देखकर मुझे पहली बार लगा कि शायद आज मैं बच जाऊंगा। मैंने जंगल के अंदर से ही एक छोटा रास्ता पकड़ लिया और पूरी ताकत से भागता हुआ सड़क की तरफ आया। अगर मैं कुछ सेकंड भी देर कर देता तो शायद तुम्हारा ट्रक निकल जाता और मैं हमेशा के लिए उस जंगल में ही रह जाता। वह इतना कहकर चुप हो गया। केबिन में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। तभी नंदू ने धीरे से रियर व्यू मिरर में देखा और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया पीछे मत देखना। मैंने घबराकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? नंदू ने सूखे गले से बस इतना कहा, हमारे पीछे कोई दौड़ रहा है और उसकी रफ्तार हमारे ट्रक से भी ज्यादा तेज है। उस आदमी ने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम लोग समझ नहीं रहे, आज पूर्णिमा की रात है। अगर उसे अपना शिकार नहीं मिलता तो वह किसी को भी छोड़ती नहीं। उसने डर के मारे पीछे देखने की भी हिम्मत नहीं की। आज शायद उसका पहला शिकार उसके हाथ से निकल गया है और अब वह एक पल के लिए चुप हो गया। उसके होंठ कांप रहे थे। अब वह हमारे पीछे आ चुकी है। उसकी बात सुनकर मैंने बिना समय गंवाए एक्सीलेटर पूरी तरह दबा दिया। ट्रक की रफ्तार बढ़ने लगी। इंजन पूरी ताकत से गरज रहा था, लेकिन तभी रियर व्यू मिरर में मेरी नजर पड़ी। दूर चांदी से नहाई सड़क पर सफेद कपड़ों में एक आकृति दिखाई दे रही थी। वह दौड़ नहीं रही थी, फिर भी हर पल हमारे ट्रक के और करीब आती जा रही थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके पैरों की छन छन की आवाज ट्रक के बंद केबिन के अंदर तक साफ सुनाई दे रही थी। नंदू ने तुरंत अपना ताबीज कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। मैंने स्पीडोमीटर पर नजर डाली। ट्रक अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था, फिर भी वह रहस्यमयी आकृति हमसे पीछे नहीं छूट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह दौड़ नहीं रही, बल्कि हवा में फिसलती हुई हमारे पीछे चली आ रही हो। और तभी ट्रक के पीछे लदे लोहे के कंटेनर पर किसी ने पूरी ताकत से पहला प्रहार किया। धड़ाम! पूरा ट्रक जोर से हिल गया। नंदू घबराकर चिल्लाया, भैया उसने हमें पकड़ लिया। पूरा ट्रक जोर से हिल गया। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर और कस गए। नंदू का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। तभी पीछे बैठा वह घायल आदमी घबराकर बोला, डरना मत, अभी वह ट्रक के अंदर नहीं आ सकती। मैंने तुरंत पूछा, क्या मतलब? उसने तेज तेज सांस लेते हुए कहा, जब तक हम इस चलते हुए ट्रक के अंदर हैं वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसका असर तभी तक होता है जब तक कोई उसकी माया में फंसकर खुद उसके पास चला जाए या फिर डर कर इस जंगल में रुक जाए। उसने खिड़की से बाहर झांका। पीछे से फिर वही पायल की आवाज हवा में गूंज रही थी, छन छन छन। वह कांपती आवाज में बोला, वह हमें डराएगी, हमारी आवाज में पुकारेगी, कभी किसी अपने का रूप दिखाएगी, कभी मदद मांगेगी, लेकिन तुम दोनों में से कोई भी उसकी बातों में मत आना। नंदू ने तुरंत कहा, भैया स्पीड कम मत करना। मैंने बिना कुछ बोले एक्सीलेटर और दबा दिया। घायल आदमी फिर बोला, हमें जितनी जल्दी हो सके इस जंगल की सीमा पार करनी होगी। बस एक बार उसकी माया का इलाका खत्म हो गया
फिर वह हमारा पीछा नहीं कर पाएगी। इतने में ट्रक की हेडलाइट दूर सड़क पर लगी एक पुरानी पत्थर की पट्टिका पर पड़ी। उस पर लिखा था, सातपुड़ा वन क्षेत्र, 8 किलोमीटर। घायल आदमी लगभग चिल्ला पड़ा। बस यही 8 किलोमीटर सबसे खतरनाक हैं। अगर हम इन्हें पार कर गए तो शायद आज की रात जिंदा बच जाएंगे। मैंने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ लिया। अब मेरे सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, हर हाल में इस जंगल की आखिरी सीमा पार करनी है। अगले ही पल पूरा जंगल उसकी भयावह चीखों से गूंज उठा। वह इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो आज वह किसी भी कीमत पर हमें अपना शिकार बनाकर ही मानेगी। उसकी चीखें सुनते ही पेड़ों पर बैठे सैकड़ों पक्षी एक साथ फड़फड़ाते हुए उड़ गए। बंदरों की घबराई हुई आवाजें चारों तरफ गूंजने लगीं। दूर कहीं सियार हुआ हुआ करने लगे और जंगल का हर जीव जैसे किसी अनदेखे डर से बेचैन हो उठा। तेज हवा चलने लगी। सूखे पत्ते सड़क पर बवंडर की तरह घूमने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा सतपुड़ा जंगल हमारे खिलाफ खड़ा हो गया हो। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक अपनी अधिकतम रफ्तार से दौड़ रहा था। इंजन गरज रहा था और मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जकड़े हुए थे। तभी दूर सड़क के किनारे लगा एक बोर्ड हेडलाइट की रोशनी में दिखाई दिया, सातपुड़ा वन क्षेत्र समाप्त। घायल आदमी जोर से चिल्लाया, भाई बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। मैंने आखिरी बार पूरी ताकत से ट्रक को आगे बढ़ाया। जैसे ही ट्रक ने जंगल की सीमा पार की, अचानक सब कुछ बदल गया। पायल की आवाज एकदम बंद हो गई। वह भयावह चीख भी पल भर में गायब हो गई। तेज हवा थम गई। पेड़ों का शोर शांत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ क्षण पहले जो कुछ भी हो रहा था वह कभी हुआ ही ना हो। मैंने कांपते हुए रियर व्यू मिरर में देखा। दूर जंगल की सीमा पर वही रहस्यमयी औरत खड़ी थी। वह अब आगे नहीं बढ़ रही थी, बस चुपचाप हमें देख रही थी। कुछ ही पल बाद उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और उसके होंठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। फिर वह धुंध की तरह जंगल के अंधेरे में विलीन हो गई। हम तीनों ने राहत की सांस ली। सुबह होने तक हम सुरक्षित गोदाम पहुंच गए। मालिक को माल सही सलामत सौंप दिया। लेकिन उस रात की घटना मैंने किसी को नहीं बताई। लोग शायद उसे एक कहानी समझते। हम उस रात किसी तरह सातपुड़ा के जंगल से बाहर निकल आए। सूरज की पहली किरण देखते ही ऐसा लगा जैसे हमने मौत को पीछे छोड़ दिया हो। घायल आदमी अपने गांव की तरफ चला गया। मैं और नंदू माल पहुंचाकर वापस अपने अपने घर लौट आए। उस दिन के बाद मैं और नंदू फिर कभी पूर्णिमा की रात सातपुड़ा के जंगल में नहीं गए। लोग आज भी कहते हैं कि आधी रात के बाद सातपुड़ा के उस सुनसान रास्ते पर सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है, लेकिन जो उसकी तरफ दूसरी बार देखने की गलती कर दे वह कभी पहले जैसा लौट कर नहीं आता। ये कहानी कितनी सच है और कितनी अफवाह मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, मेरे साथ जो भी हुआ वो एक सच था जिस पर कोई भी विश्वास नहीं करता। उस रात के बाद मैंने कभी सातपुड़ा के जंगल का रास्ता नहीं पकड़ा। दोस्तों, सबसे पहले मैं दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सभी का प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, इसलिए हर एक का नाम वीडियो में लेना संभव नहीं है, लेकिन यकीन मानिए मैं आप सभी का दिल से आभारी हूं। आप लोग हर रोज मेरी कहानियां सुनते हैं, इसलिए मेरी भी पूरी कोशिश रहती है कि आपके लिए हर दिन एक नई, रहस्यमयी और रोमांच से भरी कहानी लेकर आऊं। लेकिन ऐसी कहानियां बनाना बिल्कुल आसान नहीं होता। हर कहानी के पीछे कई दिनों की तहकीकात, रिसर्च और मेहनत होती है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको ऐसा कंटेंट दूं जो अलग हो, असली हो और सुनने के बाद लंबे समय तक याद रहे। आजकल आपने ऐसे बहुत से चैनल देखे होंगे जो दूसरों की वीडियो कॉपी करके अपलोड कर देते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करता। मेरी हर कहानी अपनी रिसर्च और मेहनत से तैयार होती है। यही वजह है कि मेरे कंटेंट को YouTube ने भी ओरिजिनल मानते हुए मोनेटाइज किया है। एक अच्छी कहानी तैयार करने में मुझे लगभग 3 से 4 दिन लग जाते हैं। अगर आप मेरी इस मेहनत की कद्र करते हैं तो प्लीज मेरे चैनल की नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं आगे भी आपके लिए और भी ज्यादा डरावनी, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियां लेकर आता रहूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए।
वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और सबसे जरूरी कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस शहर या किस राज्य से मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके कमेंट पढ़कर हमें बहुत खुशी होती है और यह एहसास होता है कि हमारी कहानियां देश के हर कोने तक पहुंच रही हैं। एक बार फिर आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं अगली रहस्यमय कहानी में।